हेलो बेटा। सो इन द लास्ट वीडियो बेटा जी हमने अपना टॉपिक पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने ये बात जान ली थी कि ओवरी में कैसे डिफरेंट फॉलिकुलर चेंजेस होते हैं और कैसे प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्सरी फॉलिकल बनता है, फिर क्वार्टनरी फॉलिकल या आप कह सकते हो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनता है। फिर आपने कहा तो रिलीज होकर आ जाता है बेटा जी आपके यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में, और उसे सबसे पहले कैच करता है बेटा जी फिमरी। फिर वो आता है सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट दैट इज एम्फुला में, इन्फेंडुबुलम में। फिर आता है बेटा जी वाइडेस्ट पार्ट दैट इज एम्फुला। और फिर आप कहते हो बेटा जी यहाँ पे आपका लास्ट पार्ट जो होता है उसका नाम है इस्थमस। और आप कहते हो सर यहाँ पे आपका यूट्रस है जहाँ पे वो एंट्री करेगा। अब यूट्रस में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सबसे बाहर पेरिटोनियम है, फिर मायोमेट्रियम है, फिर एंडोमेट्रियम। ये स्ट्रक्चर आपने सारे पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में हम क्या बातें करेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक लाइन लिखी गई है, व्हाट हैपन विद द अनफर्टिलाइज्ड एग। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है एम्ब्रियोस्पिक जंक्शन पे देन इट्स गुड। बट अब एक प्यूबर्टी की एज में 12 ईयर में एक लड़की के ओम बनना तैयार हो गया, गैमेट बन के तैयार हो गया, और वहां फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, इन दैट कंडीशन में उस एग के साथ, उस ओम के साथ, उस सेकेंडरी oocyte के साथ क्या होगा। तो मैं एक लाइन बोलूंगा, फीमेल की बॉडी में गैमीट बनने का प्रोसेस एक साइक्लिक चेंज है बेटा जी। ये एक मंथली प्रोसेस है। हर मंथ में एक फीमेल में, एक ओवरी में एक ओम बन के मैच्योर होता है, या एक सेकेंडरी oocyte बन के मैच्योर होता है। तो इसका मतलब फीमेल की बॉडी में मंथली साइक्लिक चेंज होते हैं। मेरे वर्ड को सुनना, मैंने क्या बोला, फीमेल की बॉडी में मंथली साइक्लिक चेंज होते हैं। अब वो मंथली साइक्लिक चेंज किस चीज में होता है, तो मैं कहूंगा हार्मोन के लेवल में, ओवरी के इवेंट में, और बेटा जी यूट्रस के इवेंट में। तो 3 मंथली साइक्लिक चेंज है बेटा जी। वर्ड को सुनना है यहाँ पे, फीमेल की बॉडी में, मैं एक वर्ड एक मिनट रुकना बेटा जी, हाँ जी सुनना जरा वर्ड। मंथली साइक्लिक चेंज in female hormone level, ovarian event and uterine event is known as मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ बेटा जी उसको बाहर निकालने के लिए मैं कहूंगा एक फीमेल बॉडी में गैमेट का बनना, उसका फर्टिलाइज होना, जो भी चीज यहाँ पे घटित होगी उसके अंदर आफ्टर द प्यूबर्टी केज में, तो उसकी हर मंथ में बेटा जी फीमेल की बॉडी में एक साइक्लिक चेंज होता है। किन किन चीजों में? 3 चीजों में चेंज आते हैं बेटा जी। हार्मोन के लेवल में, अब हार्मोन्स की बात करेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले। सेकंड में वर्ड बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे ओवरियन इवेंट में, मतलब इस ओवरी के अंदर कैसी कैसी घटनाएं घटित होती है उसके अंदर बेटा जी यहाँ पे, और यूट्रिन इवेंट में। याद कीजिए कि मैंने आपसे लास्ट ही वीडियो में बातें की है, इस ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल बन के तैयार हो जाता है बेटा जी फीटल एज में, बट उसका सेकेंडरी फॉलिकल बनना, टर्सरी फॉलिकल बनना, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनना, प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट को पूरा करना, ये सब कुछ घटनाएं जो घटित होंगी बेटा जी, ये एक मंथली साइक्लिक चेंज के दौरान घटित होंगी। तो वो कहां पे चेंज होंगी बेटा जी? ओवरी में होंगी। यूट्रस के अंदर मैंने आपसे कहा था जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। ये बनती है, मोटी होती है और टूट जाती है। तो मैं कहूंगा इसके अंदर भी, इसके थिकनेस के अंदर, इसके ब्रेकडाउन, ये सब साइक्लिक चेंज होंगे बेटा जी, और ये सब चेंज विद इन द मंथ होते हैं। एक ग्रेजुअल चेंज है, सडन चेंज नहीं है, ग्रेजुअल चेंज है, धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे और मंथ में ये साइकिल कंप्लीट होगी। तो मैं कहूंगा ये जो मंथली साइक्लिक चेंज है, इन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं इन चेंजेस को बेटा जी यहाँ पे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कोई पूछे आपसे डेफिनेशन 10th के बोर्ड में पेपर आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुएशन साइकिल? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द साइक्लिक चेंज और द मंथली साइक्लिक चेंज विद इन द फीमेल बॉडी इन द हार्मोन, ओवरी एंड द यूट्रस इवेंट। ये जो साइक्लिक चेंज है बेटा ये कहलाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब अगर ये साइक्लिक चेंज है तो ये ग्रेजुअल चेंज है।
तो कैसे कैसे होता है हम इसकी बातें करेंगे। तो हम कहते हैं पूरी साइकिल को बेटा जी हम यहाँ पे, जो कि साइकिल है क्योंकि ये बेटा सर्कुलर वे में चलेगी, तो इस पूरी साइकिल को बेटा मैं यहाँ पे 3 फेज में डिवाइड करूंगा। पहला फेज होगा बेटा जी मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज होगा बेटा जी प्रोलिफरेटिव फेज, और तीसरा जो फेज होगा वो कहलाएगा बेटा सिक्रेटरी फेज। और इन 3 फेजेस के थ्रू बेटा जी साइकिल गुजरेगी और बेटा जी अपना प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। तो क्या होगा अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ, और अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होगा, वो सब बातें हम आपके साथ करेंगे। यहाँ टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, चीजें बड़ी लिंक होंगी आपके लिए, जरा समझना बेटा। ये तो मैंने डेफिनेशन बताया और मैंने कहा इसको मैं 3 फेज में डिवाइड करता हूं। पहला जो फेज है उसका नाम बेटा जी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज। अब जैसे मैंने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली साइकिल है, तो कोई पूछे आपसे ये साइकिल कितने दिन की होती है, तो मैं कहूंगा 28 to 29 डेज की होती है। बट ये डेज फिक्स नहीं है, हम बायोलॉजिकली कहते हैं ये साइकिल जो है ये 28 to 29 डेज की होती है, बट इसका ड्यूरेशन बेटा जी वेरिएबल, इट डिपेंड अपॉन द कंडीशंस ऑफ द फीमेल बॉडी। उसमें न्यूट्रिएंट लेवल कैसा है, उसकी बॉडी में एनर्जी लेवल कितना है, कितना वो न्यूट्रिएंट ले रही है, तो बॉडी की ग्रोथ का लेवल कैसा है कैसा नहीं, उसमें वो ज्यादा गर्म चीजें तो नहीं खा रही है या किस तरह की इन्वायरमेंट में रहती है, ये सब चीजें बेटा जो उसके यहाँ पे इस ड्यूरेशन को अफेक्ट करती है। उसकी बॉडी में हार्मोन का लेवल किस प्रकार से चेंज होता है, ये सब चीजें बेटा जी आपकी हाईली वेरिएबल है। बट बायोलॉजिकल डाटा की बात की जाए तो हम कहते हैं मंथली साइकिल जो होती है बेटा जी 28 से 29 डेज की होती है, बट ये ड्यूरेशन वेरिएबल है। इट वेरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, डिपेंड अपॉन न्यूट्रिशन, कंडीशन ऑफ द फीमेल बॉडी, हैबिटेट, टाइप ऑफ द फूड, वो कैसा फूड खाती है, गर्म है या ठंडा, कैसी चीजें हैं, इवन विंटर सीजन कौन सा, गर्मी है सर्दी है, ये सब चीजें उसे अफेक्ट करते हैं। देयर आर द लॉट ऑफ फैक्टर तो उसे यहाँ पे वेरी करवाने वाले हैं, तो हम कहेंगे वेरिएबल। बट डाटा क्या है बेटा, 28-29 डेज की साइकिल होती है। ओके, अब हम साइकिल की शुरुआत करते हैं पहले फेज से। बट इस पहले फेज में क्या होता है ये बातें हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये फेज एक्चुअली लास्ट फेज है। बट जब हम साइकिल को पढ़ते हैं तो इसे हम सबसे पहला फेज बोलते हैं। तो हम ड्यूरेशन की बात करते हैं सबसे पहले, किस फेज पे ड्यूरेशन कितना है, तो हम कहते हैं बेटा जी ये होता है बेटा जी आपका 1 से लेके 4 और 5th डे ऑफ द साइकिल। देखो मैंने क्या बोला, पहले दिन से लेके साइकिल का चौथे से 5वां जो दिन है वो है बेटा जी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज। तो मैं कहूंगा टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाता है बेटा जी 4 to 5 डेज, इसका बेटा जी ड्यूरेशन। ऊपर मैंने क्या लिखा है 1 से लेके 5th डे ऑफ द साइकिल। मैं यहाँ पे डायग्राम और बना देता हूँ आप लोगों के लिए कि भाई अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो मैं स्फेरिकल बना देते हैं। तो मैंने कहा भाई पहला जो फेज है वो ये है, यहां से दिन है बेटा जी 1st, मैंने कहा ये हो सकता है आइदर 4th और आइदर 5th। चलेगा, हम डाटा एक यूज करते हैं, ये 5th डे। कौन सा डे है बेटा, ये 5th डे है। तो मैं कहूंगा बेटा जी 4 to 5th वैसे डे वेरी करते हैं, तो मैं कहूंगा चलो के 5 दिन तो है वो है मेंस्ट्रुअल फेज के। इस फेज में क्या होता है ये बातें मैं आपसे लास्ट में आके करूंगा, तो फिलहाल इसको मैं यही रोक देता हूँ। ऐसा नहीं कि क्यों, क्योंकि ये चीज हम समझेंगे तब जाके फेज हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली इस फेज में क्या होता है, बाद में बात करेंगे इसे। चलिए, अब अगला जो फेज होता है वो होता है बेटा जी प्रोलिफरेटिव फेज। इसी फेज का एक और नाम होता है बेटा जी फॉलिकुलर फेज। इस फेज के 2 नाम बेटा, पहले फेज का नाम है बेटा मैंने लिखा प्रोलिफरेटिव फेज, फिर इसका नाम होता है फॉलिकुलर फेज। ये कब से कब होता है बेटा जी, फ्रॉम 6 to 14th डे साइकिल के बेटा जी। आप अगर आ जाओगे यहाँ पे मेरे भाई, आप ये कहोगे ये अगर 6 डे से शुरुआत है तो ये है बेटा जी यहाँ पे 14th डे, ये दूसरा फेज है। मतलब करीबन आप ये देखिएगा 4 दिन आपने निकाल दिए, 5 दिन निकाल दिए, तो आप कहोगे 6 से लेके 14th जो डे है बेटा जी वहां चलता है प्रोलिफरेटिव फेज। अब नाम को समझते हैं क्या होता है इस टाइम पे। अब फीमेल के हाइपोथैलेमस से बेटा जी हार्मोन आता है GnRH, वो आपके बेटा जी एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और यहां से हार्मोन आता है बेटा जी FSH।
एज यू ऑल नो द नेम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है बेटा जी, कोज फॉलिकुलर चेंज इन ओवरी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ये प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है कि उसके जो गर्भस्थ सेल है उनको ये एक्टिवेट करता है कि वो डिवाइड करें, और डिवाइड करके सेल्स का नंबर बढ़ेगा। आप कहते हो सर वो बनाती है यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल, क्योंकि नंबर ऑफ लेयर बढ़ जाती है सर। फिर वहां पे म्यूकस सीक्रेट होता है, वहां पे केविटी बन जाती है। आप कहते हो सर वहां पे बनता है आपका एंट्रम केविटी। ये सब चीजें जो भी फॉलिकुलर चेंज हो रही है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बनना, टर्सरी बनना, मैच्योर गैफिन फॉलिकल बनना, ये सब ग्रेजुअल चेंज अगर कोई हार्मोन इंड्यूस करेगा तो कौन करेगा? एफएसएच। तो कोई पूछे प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो भी चेंज हुए थे वो सब चेंज एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी हुए थे, तो क्यों हुए थे? अब आपके पास आंसर, अनन्या बेटा अब आपके पास आंसर है कि सर मनीषा ये एफएसएच हार्मोन वो हार्मोन है जो वो फॉलिकुलर चेंज को बेटा जी इंड्यूस करता है। तो मैं कहूंगा एफएसएच हार्मोन कोज द फॉलिकुलर चेंज इन द ओवरी। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आता है? मैं कहूंगा साथ ही बेटा जी during follicular change granulosa cell secrete estrogen hormone, point to be noted। अब ओवरी के अंदर बेटा जी एक हार्मोन बनेगा, हार्मोन का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन। वर्ड को सुनिएगा, ऊपर से हार्मोन आता है बेटा जीएनआरएच, उसने एक्टिवेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहां से हार्मोन निकला है बेटा जी एफएसएच। एफएसएच ने क्या किया? प्राइमरी फॉलिकल को बनाया, सेकेंडरी को बनाया, टर्सरी से बनाया बेटा जी मैच्योर फॉलिकल, और फॉलिकुलर चेंज होना शुरू हो गया। अब पॉइंट क्या आता है? जैसे जैसे फॉलिकुलर चेंज होता है तो फीमेल का जो फॉलिकल है, जो ग्रेनुलोसा सेल है बेटा जी, वो हार्मोन निकालती है। कौन सा? यहाँ पे एस्ट्रोजन। ये है मेरा पहला नाम जो मैंने यहाँ पे लिखा, फॉलिकुलर फेज। जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये फॉलिकुलर चेंज कोज कर रहा है। बट अब अगला नाम क्या लिखा है यहाँ पे? प्रोलिफरेटिव फेज। अब ये नाम क्यों लिखा? एस्ट्रोजन हार्मोन कोज प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये क्या कोज करता है बेटा जी? यहाँ पे प्रोलिफरेशन। अब इस वर्ड का क्या मतलब? यहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो सेल है उनका कोज करता है बेटा जी डिवीजन, और यहाँ पे एंडोमेट्रियम सेल अपन को डिवाइड करेगी तो बेटा उसके पास ब्लड सप्लाई वगैरह सब बढ़ेगी यहाँ पे, और उसकी थिकनेस को बेटा जी ये कोज करवाता है। मैं कहूंगा कोज प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड लीड टू इंक्रीजिंग thickness of endometrium by increasing blood supply। अब आप कहोगे सर क्यों? लॉजिक लगाओ भाई, यहां पे फॉलिकुलर चेंज हो रहा है, यहां पे फीमेल का गैमीट बनना शुरू हो गया। अब फीमेल की बॉडी तो अपने आप को तैयार कर रही है, कि भाई फीमेल का गैमीट बन रहा है, मेरी ओवरी के अंदर गैमीट बन के तैयार हो रहा है, और इसका ओवुलेशन होगा। अगर वहां से स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट अगर बनेगा तो सिर्फ जाइगोट, जब एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो को कहीं ना कहीं आके इंप्लांट करना यूट्रस में, तो यूट्रस में वो कहाँ इंप्लांट करेगा बेटा जी? एंडोमेट्रियम में इंप्लांट करेगा। अब वो अगर एंडोमेट्रियम में बेटा जी इंप्लांट करने वाला है तो एंडोमेट्रियम में तो अपनी थिकनेस को यहाँ बना के तैयार करेगा ना। लॉजिक को सेट करो यहाँ। एक के साथ क्या हो रहा है? ओवरी के अंदर गैमीट बनना शुरू होता है, फॉलिकुलर चेंज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द हार्मोन ऑफ एफएसएच। इसकी वजह से फॉलिकुलर चेंज होता है। फॉलिकुलर चेंज के दौरान एक हार्मोन निकला एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, जो कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी लेके आता है। यही बेटा जी प्रोलिफरेशन भी कोज करता है। किसका बेटा जी? एंडोमेट्रियम का। अब आता है सेकंड पॉइंट। फीमेल का जो गैमीट है अपने मियोसिस को पूरा करता है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से दूसरा हार्मोन भी रिलीज होता है बेटा जी। उस हार्मोन का नाम है एलएच हार्मोन। एज यू ऑल नो द नेम, एलएच का मतलब क्या है बेटा जी? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
बेटा मैंने सब कुछ पढ़ाया है आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड को जब पढ़ाया था तब बेटा जी मैंने। ये हार्मोन जब आएगा तो मैं कहूंगा इसका लेवल इंक्रीज होना शुरू होगा, तो मैं कहूंगा पीक लेवल ऑफ LH hormone. LH is known as LH surge. तो पूछे सर सर्ज क्या है, LH सर्ज क्या है, तो मैं कहूंगा LH हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा हाइपोथैलेमस से GNH के रिस्पांस में पिट्यूटरी ग्लैंड से। दोबारा वर्ड को सुनना, पिट्यूटरी ग्लैंड से दूसरा हार्मोन निकल रहा है, उसका नाम है LH हार्मोन बेटा। फुल फॉर्म क्या है, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये LH क्या करता है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जा रहा है फीमेल की बॉडी में, और ये अपने पीक पे पहुंचा। वो जो पीक है ना, उस पीक को मैं बोलूंगा बेटा जो है LH सर्ज। और जैसे ये LH सर्ज हो जाएगा, इस ओवरी से बेटा जी सेकेंडरी oocyte बेटा जी रिलीज हो जाएगा। तो पॉइंट को समझना, पीक लेवल ऑफ FSH एंड LH hormone cause ovulation। ये ओवुलेशन कब होगा, तो मैं कहूंगा ऑन द 14th डे, ऑन द 14th डे। ovulation होगा, and with the ovulation this phase get completed। दोबारा सुनते हैं बात को, क्या होता है, मैं यहां पे सिंपल बातें लिखता हूं, दोबारा से आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इस फेज को हटा रहा हूं, मतलब इसके नीचे नहीं, उसकी बातें लिख रहा हूं मैं यहां पे बेटा। सबसे पहले GnRH लेवल इंक्रीज होना शुरू होगा बेटा फीमेल की बॉडी में छठे दिन से। तो ये क्या करेगा बेटा जी, FSH एंड LH लेवल को बेटा जी इंक्रीज करेगा। FSH हार्मोन बेटा जी कोज करेगा फॉलिकुलर चेंज, इसमें ओवरी में। अब अगला पॉइंट आता है ओवरी में, सीक्रेट और रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन निकाल रहा है, फॉलिकुलर सेल निकाल रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन कोज प्रोलिफरेशन, मतलब उसकी ग्रोथ, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। निशिता बेटा जब एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी, कत्यानी पेशिका अनन्या गुड़िया जब उसकी ग्रोथ होगी तो उसकी थिकनेस बढ़ना शुरू होगी, ब्लड की सप्लाई भी इंक्रीज होगी। ये सब कम ऐसे हुआ। अब आपने कहा सर LH भी हुआ, तो LH ने क्या किया, जब LH पहुंचा बेटा जब अपने पीक लेवल पे, तो एक वर्ड आ गया बेटा जी यहाँ पे LH सर्ज। अब ये करते करते FSH और LH दोनों बेटा जब अपने पीक पे जा चुके हैं, तो मैं कहूंगा इनका पीक अटेंड होगा इन द एंड ऑफ द, मतलब 14th डे, पीक एट 14th डे। इनका पीक पहुंच गया 14th डे पे बेटा जी, और ये कोज करेगा बेटा जी ओवुलेशन। तो जो नाम लिखे वो नाम आपके क्लियर होना चाहिए। फॉलिकुलर फेज क्यों बोला, क्योंकि इस फेज में फॉलिकुलर चेंज होते हैं ओवरी में। प्रोलिफरेटिव क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होता है। इस तरह से हार्मोन लेवल भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ओके, ये सब बातें हो गई। अब अगला फेज आता है। अगले फेज का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, सिक्रेटरी फेज। अब एक बात को समझ कर देखिए, आपको मैंने एक डायग्राम बनाया था कि सर ये बाहर जो है, जो मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल आपने बना था बेटा जी, कि सर ये था मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल, और आपने कहा था सर इस तरह से इसके बाहर भी सेल्स हैं। बाहर सेल का नाम था बेटा जी ग्रेनुलोसस सेल, और आपने कहा था सर इसका मियोसिस हो चुका है, तो ये है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। ठीक बात है। अब सोच लेना चाहिए सर ओवुलेशन हुआ, एट द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज, तो यहां से सर क्या हो गया,
सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। अब पीछे क्या बचा? फिर सेकेंडरी oocyte यहां से बाहर निकलेगा, तो मैं कहूंगा ये क्या बचा? तो आपका आंसर होगा रिमेनिंग ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल। आपके सामने डायग्राम भाई, ये था मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल, इसमें से बेटा जी सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, तो पीछे क्या बचा? रिमेनिंग ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल। अब आपने कहा सर ये सब काम करवाया किसने बेटा जी? LH हार्मोन का आप समझ के देखते हैं, नाम को समझो, लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? यहां पे बेटा जी एक पिगमेंट जमा होगा, उस पिगमेंट का नाम होगा लुटियल पिगमेंट। नाम क्या होगा बच्चा उसका? लुटियल पिगमेंट। नाम को समझिएगा, द लुटिनाइजिंग हार्मोन कोज द ओवुलेशन एंड स्टार्ट डिपोजिंग द लुटियल पिगमेंट within the remainings of the Graafian follicle। रोनित छोटी सी बात है, समझना उस बात को। नमन ध्यान लगा बेटा क्या बोल रहा हूं। Which is LH hormone cause ovulation means release of the secondary oocyte from the mature Graafian follicle and start depositing the luteal pigment within the remainings of the Graafian follicle। सुमित यहां पे उसने luteal pigment को जमा कर दिया, और luteal pigment are of the yellow color, लुटियल पिगमेंट आर ऑफ द येलो कलर। तो मैं कहूंगा अगर ये बेटा जी यहां पे येलो कलर के हैं, तो ये पूरा का पूरा रिमेनिंग भी कैसा हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। तो मैं कहूंगा इट इज नोन एज कॉर्पस लुटियम। तो कोई पूछे कॉर्पस लुटियम क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट इज ए yellow color body or structure that form due to deposition of luteal pigment within remaining of ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर बेटा जो लुटियल पिगमेंट जमा हो गया, तो अब ये स्ट्रक्चर जो बना वो क्या है? कॉर्पस लुटियम है। अब पॉइंट आएगा प्रियांशु दिमाग में, इसे लुटियल पिगमेंट क्यों जमा हो रहे हैं? तो अब पॉइंट आता है लुटियल पिगमेंट आर द सोर्स और द प्रिकर्सर ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब फीमेल की ओवरी में और नया हार्मोन बनेगा, उसका नाम है बेटा जी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। पॉइंट समझो, जैसी ओवुलेशन होगी इस हार्मोन का नाम अब आपके दिमाग में आएगा कि ये हार्मोन बेटा जब बनना शुरू होगा। तो कोई पूछे आपसे सर इस फेज में क्या हुआ है, ये सब मैं हटा रहा हूं, अब इन चीजों को पॉइंट बना के लिखूंगा। कि सिक्रेटरी फेज में क्या हुआ बेटा जी? सबसे पहला पॉइंट, कॉर्पस लुटियम फॉर्म। अगला बेटा जी इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जैसे मैंने आपसे कहा था हार्मोनल चेंज होता हर फेज में बेटा जी, दिखाई दे रहा है आपको। यहां से ये हार्मोन नहीं था, अब ये नया हार्मोन आ गया। सर अब ये क्या करेगा? इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस एंडोमेट्रियम and increase in the rapid growth of the endometrium, और उसकी थिकनेस को और ज्यादा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। हार्मोन cause rapid increase in thickness of endometrium by increasing
ब्लड सप्लाई एंड प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए उसे रेडी करेगा ताकि यहाँ बच्चा के इम्प्लांट हो बेटा, जब वो प्रॉपरली यहाँ पे ग्रोथ करे और ये सब काम ऐसा कैसा मेंटेन करेगा। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से अगर उस साइड आ गया तो वो पहुंचा बेटा जी एम्फ्लोइस्टमिक जंक्शन पे, मैंने कहा वो पहुंचा बेटा जी एम्फ्ला इस्मिक जंक्शन पे। और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो मैं कहूंगा यही फेज मेंटेन रहेगा और बेटा जी प्रोजेस्टेरोन का लेवल फीमेल की बॉडी मेंटेन रहेगा। और अगर ये लेवल मेंटेन रहेगा तो एंडोमेट्रियम की ग्रेजुअली साइज बढ़ता रहेगा और बच्चा यहाँ के इम्प्लांट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इस फेज का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा सबसे पहले इसका एक नाम होता है बेटा जी लूटियल फेज, भी इसी का नाम। तो कोई आपसे पूछे कि इसका नाम लूटियल फेज क्यों है, तो आंसर आपके सामने है, बिकॉज इस फेज में कॉर्पस लूटियम बनता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लूटियल फेज। अब सर एंडोमेट्रियम इसका नाम सिक्रेटरी क्यों है, तो मैं कहूंगा एक और वर्ड बेटा, ये हार्मोन के काम और है, स्टार्ट secretion of watery fluid from एंडोमेट्रियम। पॉइंट को समझो, एंडोमेट्रियम का मैंने नाम लिखा था जैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियल, मतलब वो चीजें सिक्रेट करेगी, एक वाटरी फ्लूइड एक म्यूकस को सिक्रेट करती है। तो मैं कहूंगा इस फेज में लूटियल हार्मोन की वजह से कॉर्पस लूटियम बना। कॉर्पस लूटियम जब बना तो वहां पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने थिकनेस को बढ़ा दिया, साथ में ग्लैंडुलर सेल ने सिक्रीट करना शुरू कर दिया म्यूकस का, दैट्स व्हाई वो कहलाया बेटा जी सिक्रेटरी फेज। वाटरी फ्लूइड सिक्रीट होना शुरू हो गया, फीमेल की वेजाइना से भी लुब्रिकेंट निकलना शुरू हो जाएगा, सो दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स का इंडिकेशन मिलता है कि यस इस टाइम पे ओवम रिलीज हो चुका है। इट्स द वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड जिस पे चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटा जी मैक्सिमम होता है। ये उन सब चीजों को यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। चलिए पॉइंट पे आते हैं, सिक्रेटरी नाम क्यों है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ने ग्लैंडुलर एपिथेलियल से वाटरी फ्लूइड का सिक्रेशन करवाया। लूटियल नाम क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस लूटियम बना। अब पॉइंट आता है आपकी 10th क्लास के एनसीईआरटी का, व्हाट हैपन विद द अनफर्टिलाइज्ड एग। अगर यहाँ पे सर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा एक और बात को समझिएगा बेटा जी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इनहिबिट, आपको फ्लो चार्ट बना के समझाता हूं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इनहिबिट जीएनआरएच, तो खेल आप समझिएगा। सर ये हमारा हाइपोथैलेमस था, इससे निकला था जीएनआरएच, सर ये आया था पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, वहां से आया एफएसएच, और सर ये था एलएच। सर ये बन गया यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल, सर ओवुलेशन हो गया, तो इस हार्मोन के रोल से सर ये बन गया कॉर्पस लूटियम, बिल्कुल सही बात है। और सर कॉर्पस लूटियम से हार्मोन निकला प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन का जो पीक लेवल है बेटा जी उसने इस साइड से बना देते हैं, इस हार्मोन को जाके बेटा जी इनहिबिट कर दिया। तो प्रियांशु समझ के देखो, ये हार्मोन इस हार्मोन के मैक्सिमम लेवल की वजह से इनहिबिट हो गया। अगर सोचो ये इनहिबिट हो गया तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास से ये निकलने बंद हो गए, और भैया जी ये निकलना अगर बंद हो गया तो मैं कहूंगा कॉर्पस लूटियम में लूटियल पिगमेंट जमा होना बंद हो गया। लूटियल पिगमेंट जमा होना बंद हो गया तो कॉर्पस लूटियम के अंदर जब लूटियल पिगमेंट ही नहीं होगा तो वो भी तो डीजनरेट हो जाएगा, और कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने का काम किसका था बेटा जी, प्रोजेस्टेरोन का था। एंड रैपिड डिक्रीज इन द प्रोजेस्टेरोन लेवल कोज टू द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम बेटा जी ब्रेक डाउन हो जाएगी। और अगर ये ब्रेक डाउन हो गई बेटा जी तो आप ये कहोगे यहाँ से ब्लडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ब्लडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उस ब्लड के साथ ये अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी के बाहर आ जाएगा।
और वो फेज कहलाएगा पहला फेज, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। तो वो बात खत्म हो गई, वहां पे यहां पे सुनिएगा बेटा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन inhibit GnRH, LH level reduce, it cause degeneration of कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम अगर डीजनरेट हो गया तो क्या होगा बेटा जी? रिड्यूसिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और ये अगर रिड्यूस हो गया तो क्या हो गया बेटा जी? एंड्रोमेट्रियम गेट breakdown and bleeding get started, and with the blood and with the blood unfertilized egg come outside the female body, तो फीमेल बॉडी के बाहर आ जाएगा। That's it, खेल खत्म। देखो इस फेज में क्या हो रहा है, हार्मोनल चेंज को समझो। प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हुआ, एलएच का लेवल डिक्रीज हुआ, कॉर्पस लुटियम मर गया, वो मरा तो प्रोजेस्टेरोन लेवल भी कम हो गया। तो आप कहोगे क्या हो गया? मतलब इसके पीक लेवल ने इनहिबिट किया जेनआरएच को, जिसकी वजह से सारी घटना घटित हुई है। हार्मोनल चेंज है, यहाँ एफएसएच आ रहा है, एलएच आ रहा है, जेनआरएच का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सारा काम हो रहा है। यहाँ पे से कॉर्पस लुटियम बना, वहां पे सिक्रीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन लेवल भी बढ़ा है, तो जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ी है। मतलब हार्मोनल चेंज हो रहा है, ओवरी के अंदर चेंज हो रहा है। और आप कहते हो सर यहाँ पे यूट्रस के अंदर चेंज हो रहा है। ये जो ग्रेजुअल मंथली चेंज है वो कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट्स इट, खत्म। अब पॉइंट होता है सर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो कहाँ पे होगा? तो मैं कहूँगा यस। अब अपना अगला टॉपिक इसी के बाद आपके लिए थोड़ा सा बता देते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट कोई नहीं, बहुत कुछ बातें हम उसके अलग पढ़ रहे हैं, तो वही बातें करते हैं। फर्टिलाइजेशन स्टेप को सुनिए। सबसे पहले बेटा जी, पहला स्टेप क्या होता है? अराइवल ऑफ द मेल स्पर्म। सबसे पहले बेटा जी अराइवल ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का बेटा जी एंट्री होगी वेजाइना में, वो बेटा जी लोकोमोट करेगा, अंदर एंट्री करेगा। तो अगला स्टेप होता है बेटा जी यहाँ पे कैपिस्ट्रेशन ऑफ स्पर्म। आपने स्पर्म के स्ट्रक्चर में कहा था सर जो एक्रोसोम होता है उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, बट जब तक वो स्पर्म मेल की बॉडी में रहता है वो एक्रोसोम की बेटा जी मेम्ब्रेन अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, और कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म टू गेट फर्टिलाइज बेटा जी मिनिमाइज रहती है, क्योंकि उसे फर्टिलाइज तो फीमेल की बॉडी में जाके करना है ना। तो मैं कहूंगा बेटा जी वो इनहिबिटरी पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द एक्रोसोम गेट रिमूव एंड द कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म टू गेट फर्टिलाइज गेट इंक्रीज। दिस स्टेप इज नोन एज कैपिस्ट्रेशन एंड इट occur within the female reproductive tract when the sperm travel through the uterus। तो मैं कहूंगा क्या होगा बेटा जी? inhibitory molecule removed from acrosome and fertilizing capacity of sperm get increase. It occurs in female
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सारा काम होगा। एंड ये स्टेप क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म। अब सोचिएगा, स्पर्म की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, वो फर्टिलाइज करने के लायक हो गया, वो कहां पहुंचेगा बेटा जी? पहुंचेगा एम्फोस्टमिक जंक्शन पे, और वहां पे स्पर्म में और ओ में बेटा जी टकराव होगा। तो थर्ड में स्टेप लिखता हूं बेटा जी, एक्रोसोमल रिएक्शन। मैं कहूंगा एट एम्फुला isthmic junction, sperm fertilize with secondary oocyte and hydrolytic enzyme, also known as acrolysine, also known as sperm lysine, release from acrosome that help in penetration of sperm within female gamete। तो ये जो रिएक्शन हम उसका नाम रखा, देखो एक्रोसोमल रिएक्शन। नाम को समझो सर, एक्रोसोम के अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकले जिन्हें हम कह सकते हैं कलेक्टिवली बेटा जी एक्रोलाइसिन। लाइसिन मतलब जो लाइसिस कोज करेगा, एक्रोसोम से निकल रहे हैं। स्पर्म लाइसिन कि वो स्पर्म की है, वो लाइसिस कोज करते हैं, वो उसकी मेम्ब्रेन को बेटा जी कोज करते हैं, वो अंदर घुसेगा स्पर्म। तो मैं कहूंगा जो हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म विद इन द फीमेल गैमेट, वो पॉइंट। ये होता है थर्ड स्टेप। कहां होता है सारा काम बेटा जी? एक्रोसोमल रिएक्शन कहां पे हो रहा है बेटा जी? एम्फोस्टमिक जंक्शन पे होता है। ये होते ही क्या होगा? फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जी। मैंने आपसे कहा था पूरा स्पर्म कभी फर्टिलाइज नहीं करता। क्या हो गया यहाँ पे? स्पर्म न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड आप कह सकते हो उसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर विद इन फीमेल सेकेंडरी oocyte। पहला पॉइंट इसी के अंदर समझना बेटा जी। स्पर्म साइटोप्लाज्म हैव APC मतलब एनापेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स दैट cause completion of meiosis of फीमेल गैमेट। याद रखो मैंने आपको बताया था आज सुबह ही बेटा जी, आज आपके मॉर्निंग लेक्चर में आपने बातें की है कि मेरे भाई फीमेल का गैमेट तो मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड है और उसे मेयोसिस पूरा करने में स्पर्म की एंट्री ही हेल्प करेगी। तो याद रखना मेरे भाई, आपने अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है उसमें जो अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी के बाहर आ रहा है वो एक्चुअली क्या आ रहा है? सेकेंडरी oocyte आ रहा है। क्या बाहर आ रहा है बेटा? सेकेंडरी oocyte बाहर आ रहा है। जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे जब एक्रोसोम रिएक्शन हो जाएगा मेरे बेटा, तो याद रखना है आपको केशिका, कत्यानी, वर्षा, मनीषा बेटा कि स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करेगा ताकि वो प्लॉइडी को मेंटेन कर सके। उसके साइटोप्लाज्म में बैठे बेटा एपीसी फैक्टर सो दैट बेटा जी वो अपने मियोसिस को पूरा कर सके और ये प्रॉक्सिमल सेंटर उसके डिवीजन में हेल्प करवाएगा बेटा जी यहाँ पे। तो ये तीन चीजें ही एंटर करती है, ये तीन चीजें ही एंटर करती है बेटा जी यहाँ पे। और इनकी एंट्री की वजह से जो फीमेल का गैमीट है जो बेटा जी यहाँ पे oocyte है वो अपने मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करेगा। मैं लिखा है यहाँ पे लीड टू द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस। याद रखना मेल के स्पर्म की एंट्री के बाद ये मियोसिस पूरा होगा, वरना कभी पूरा नहीं होगा। पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, बड़ा लॉजिकल है जो आपको याद रखना है। ओके
तो मैं सिंपल सी भाषा में कह सकता हूं बेटा जी, मियोसिस ऑफ फीमेल गैमीट होगा फिर। और अब लास्ट स्टेप में बोलता हूं बेटा जी, एम्फीमिक्सी, एम्फीमिक्स हो जाएगा, एम्फीमिक्सी। ये क्या है बेटा जी, बोल सकते हो सिंगैमी हो जाएगा, बोल सकते हो बेटा जी यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस एंड जायगोट गेट फॉर्म। और जायगोट फॉर्म होगा तो मैं कहूंगा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो ये स्टेप्स याद रखने, सबसे पहले क्या होता है, चलते हैं बातें करते हैं। अच्छा, इस साइकिल को तो आप समझ ही गए होंगे मेरे भाई, बड़ी जबरदस्त साइकिल है। ये उसका तीसरा फेज था, 28 डेज में कंप्लीट होती है बेटा। ओके, समझिएगा। मेल के स्पर्म की एंट्री होती है वेजाइना के अंदर, यहाँ स्पर्म को रिलीज किया गया बेटा। स्पर्म की जब एंट्री होती है तो आप ये कहते हो सबसे पहला काम हो गया यहाँ पे कैपेस्ट्रेशन। स्पर्म के जो इनहिबिटरी पार्टिकल उसके एक्रोसोम पे वो रिमूव हो जाएंगे, जिससे स्पर्म की कैपेसिटी टू गेट फर्टिलाइज बेटा जी इंक्रीज हो जाएगी। और स्पर्म अब ट्रैवल करता करता पहुंचेगा बेटा जी यहाँ पे एम्फोस्फेरिक जंक्शन पे। यहाँ पे जब पहुंचेगा तो होगा एक्रोसोमल रिएक्शन, और उसके एक्रोसोम से बेटा जी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे, जिनमें सबसे स्पेसिफिक नाम आता है जोना लाइसिन, जो कि एग की मेम्ब्रेन है जोना पेलोसिडा, वो उसे तोड़ने का काम करता है। तो चलो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि बेटा जो एग होता है, एग की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसका नाम होता है बेटा जी जोना पेलोसिडा। और इस जोना पेलोसिडा को ब्रेक करने वाला एंजाइम होता है जोना लाइसिन, जो बेटा जी इसको तोड़ता हुआ बेटा उसके थ्रू एंटर करेगा मेल का न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और बेटा जब कहोगे यहाँ पे उसका एपीसी फैक्टर, जिसकी वजह से अपने मियोसिस को पूरा करेगा बेटा। जब पूरा करेगा तो मैं कहूंगा अब जैसे मियोसिस पूरा हो जाएगा उनके दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे बेटा जी यहाँ पे, और फर्टिलाइजेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आप ये कहते हो विद द ब्लडिंग अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। तो यानी कि आपने इस लेक्चर में 2 स्टेप पढ़ लिए हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी के बाहर आता है थ्रू द ब्लड। और याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो ब्लडिंग वाली साइकिल है बेटा जी चलती है किन में, एप्स में, मंकी में, ह्यूमन बीइंग में। 3 नाम मैंने बोले बेटा जी, एप्स में, मंकी में, चिंपैंजी गोरिल्ला कह सकते हैं आप एप्स के अंदर, फिर आता है मंकी, और फिर बेटा ह्यूमन बीइंग। इन्हीं में ही चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उनको हम बोलते हैं प्राइमेट। ये वर्ड सुने हैं आपने एनिमल किंगडम में बेटा जी, मैमल के अंदर आपने पढ़े होंगे प्राइमेट्स, वो होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। जिनमें नहीं चलती उनको हम बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स। तो हम क्या है बेटा जी, प्राइमेट है। इसमें 3 ऑर्गेनिज्म की बातें करनी है आपको, यहाँ पे 3 की बात करनी है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, एप्स यानी कि चिंपैंजी गोरिल्ला, और बातें करनी है बेटा जी आपको यहाँ पे किसके बारे में, मंकी के बारे में, जिनमें साइकिल चलती है। उसके 3 फेज मैंने आपको बता दिए हैं। दैट्स इट, ये था, कहानी खत्म होती है। आपके एनसीईआरटी बुक में इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया गया। थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे फिर बेटा जी फर्टिलाइज होता है आपका, वो इम्प्लांटेशन होता है यहाँ पे, और प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा से भी हार्मोन निकलते हैं जो कि हेल्प करते हैं बेटा जी यहाँ पे पास्चराइजेशन में, और उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में उसकी हेल्प करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे बेटा जी प्लेसेंटा भी काम करते हैं। ये सब बातें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर कर दिया आपके बेटा जी, चलिएगा, थैंक यू।